हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे टीएस एलियट के वेस्टलैंड, जो कि 20th सेंचुरी मास्टरपीस बुक है। इस बुक से जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे डाउट्स हैं, बहुत सारे ऐसे रेफरेंसेस इसके अंदर हैं, बहुत सारे मिथ हैं, सिंबल्स हैं, जिनका यूज टीएस एलियट ने बहुत अच्छे तरीके से और बहुत ही माइन्यूटली से किया है। टॉपिक रहेगा वो है द ऑल द रेफरेंसेस, allusions, myth, symbolism used in T.S. Eliot's The Westland। ये कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट allusions हैं जिसका टीएस एलियट ने अपने वेस्टलैंड में यूज किया है। वेस्टलैंड का पब्लिकेशन ईयर है 1922 एंड पहला पॉइंट हमारा है टीएस एलियट्स द वेस्टलैंड इज डेडिकेटेड टू एजरा पाउंड। ये इंपॉर्टेंट एक पहला पॉइंट हमारा है कि एजरा पाउंड को टीएस एलियट ने डेडिकेट किया। अब डेडिकेशन अगर किसी व्यक्ति को दिया जाता है या अपनी किसी बुक को कोई व्यक्ति डेडिकेट करता है, उसके पीछे क्या होता है कि उस व्यक्ति ने कुछ ऐसा किया है, जैसे हेल्प की है, चाहे फाइनेंशियली हो, चाहे समटाइम्स इमोशनली भी हो सकता है। तो एजरा पाउंड ने ऐसा क्या किया, क्यों एलियट ने इनको डेडिकेट किया, इसके बारे में भी देख लेते हैं। हु सर्व्ड एज ए फ्रेंड, चूंकि एजरा पाउंड एज ए फ्रेंड की तरह भी थे, मेंटोर भी थे, एंड एडिटर टू एलियट, और एलियट के बहुत सारे वर्क्स के बारे में जो है उन्होंने वर्क्स को उन्होंने एडिट किया था, हेल्पिंग टू कंडेंस द ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट इनटू इट्स पब्लिश्ड फॉर्म and earning the dedication El Maligro Fabro. El Maligro Fabro meaning the better craftsman। अब यहाँ पे ये देखने वाली बात है कि एलियट ने एजरा पाउंड को डेडिकेट किया, जो कि एक फ्रेंड भी थे, एक मेंटोर भी थे, एक एडिटर के तौर पे भी काम कर रहे थे, और उन्होंने ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट, अब ये ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट की अगर बात करते हैं तो एलियट की जो ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट थी द वेस्टलैंड की, अराउंड 800 लाइंस की थी। एक्चुअल में अगर आप देखें तो एलियट की जो द वेस्टलैंड है वो अराउंड 800 लाइंस की थी, यानी आपका ये ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट के तौर पे था। अब एजरा पाउंड ने क्या किया, इस 800 लाइन को इन्होंने 434 लाइन में इन्होंने कन्वर्ट कर दिया। अब आप समझ सकते हैं एडिटर का कितना बड़ा रोल हो सकता है कि एक बहुत ही वास्ट और बल्कि सॉर्ट ऑफ बुक्स को भी वो एक इंटरेस्टिंग और प्रिसाइज वे में ला सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है एज एन एडिटर का। और टाइटल दिया जिसका लैटिन फ्रेज है एलियट्स डेडिकेशन इज अ लैटिन फ्रेज बोरोड फ्रॉम दांतेज पर्गेटोरियो। अब ये जो फ्रेज है, पर्टिकुलर फ्रेज जो है, ये भी दांते के पर्गेटोरियो नामक बुक से इन्होंने बोरो किया था या उधार लिया था। एपिग्राफ की बात कर लेते हैं। एलियट का जो एपिग्राफ इन्होंने लिया है वेस्टलैंड का, टेकन फ्रॉम पेट्रोनियस सैट्रिकॉन, एक पेट्रोनियस के द्वारा लिखा गया एक वर्क है जिसका नाम है सैट्रिकॉन, जो कि एक लैटिन वर्क है। कब पब्लिश हुआ था, जब फर्स्ट सेंचुरी सीई में पब्लिश हुआ था। फर्स्ट सेंचुरी सीई में ये वर्क पब्लिश हुआ था। इट इज अ वर्ड्स ऑफ सिबिल ऑफ क्यूमेई। अब ये जो पर्टिकुलर एपिग्राफ है वो किसके द्वारा कहा गया था, इस तरह के भी क्वेश्चंस होते हैं। तो एक कैरेक्टर का नाम है सिबिल, इस कैरेक्टर का नाम को ध्यान रखिएगा। ये सिबिल नाम के कैरेक्टर है जो क्यूमे की है, एक रोमन मैथोलॉजिकल कैरेक्टर है। ये एक प्रोफेटिक फिगर है रोमन मैथोलॉजीज की। इन द टेक्स्ट सिबिल इज ट्रैप्ड इन अ जार, जो कि सिबिल को एक ट्रैप कर दिया जाता है एक जार में। ग्रांटेड इटर्नल लाइफ बट नॉट इटर्नल यूथ। व्हेन चिल्ड्रन आस्क हर व्हाट शी वांट्स शी रिप्लाइज आई वांट टू डाई। अब आप समझ सकते हैं कि सिबिल को एक तरह से जब बच्चे पूछते हैं कि तुम क्या चाहती हो अपनी लाइफ से, तो वो कहती है मैं मरना चाहती हूँ। अब आप सोच सकते हैं कि वेस्टलैंड की जो एपिग्राफ है, जिसकी शुरुआत मानी जाती है पोएम से पहले, जो कुछ लाइनें या पैराग्राफ होते हैं उसको हम एपिग्राफ कहते हैं, उसकी शुरुआत ही कह रही है कि आई वांट टू डाई। एक कैरेक्टर मरना क्यों चाहता है, क्यों मरना चाहता है, उसके पीछे का जो भी कारण हो सकता है, उसके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो सकती है, सोशल लाइफ से रिलेटेड हो सकती हैं। तो वेस्टलैंड को इन्होंने फेमस बनाने के लिए हर वो चीजें अपनाई, हर वो रेफरेंसेस को इन्होंने लिया। तो एक्चुअल में एपिग्राफ जो है पेट्रोनियस की सैट्रिकॉन से लिया गया है, और ये जो एपिग्राफ कहा गया है वो जिसका मतलब होता है आई वांट टू डाई। द वेस्टलैंड 1922, जाहिर सी बात है हम इसे जानते हैं कि 1922 में पब्लिश होती है। 434 यानी 434 लाइन की ये पोएम है। फर्स्ट अपीयर्ड इन द यूनाइटेड किंगडम, और इस बुक का, इस पोएम का पहला जो पब्लिकेशन है वो कहाँ है, यूनाइटेड किंगडम में है, और अक्टूबर इशू में है। यानी एक मैगजीन का जो इशू होता है उसमें ये अक्टूबर मंथ में इशू होता है, और ये एलियट की मैगजीन थी जिसका नाम है द क्राइटेरियन। द क्राइटेरियन में ये पब्लिश होती है ये पोएम। दूसरी बार कब पब्लिश होती है, यूनाइटेड स्टेट्स में नवंबर इशू में पब्लिश होती है, और द डायल मैगजीन में।
यानी आई.ए. रिचर्ड्स, वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। अब ये आई.ए. रिचर्ड्स के बारे में हम जानते हैं कि प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म से रिलेटेड हैं और फाउंडर भी रहे हैं। सॉ द वेस्टलैंड नॉट एज ए ट्रेडिशनल पोएम, इन्होंने वेस्टलैंड को एक ट्रेडिशनल पोएम के तौर पे नहीं देखा, बहुत ही जाहिर सी बात है अनट्रेडिशनल पोएम है, विद वन सेंट्रल थीम बट एज म्यूजिक ऑफ आइडियाज। अब इस तरह के क्वेश्चंस भी बनते हैं कि आई.ए. रिचर्ड्स ने या किसने द वेस्टलैंड को म्यूजिक ऑफ आइडियाज कहा है, तो इसका आंसर होगा आई.ए. रिचर्ड्स ने, जो कि एक फेमस क्रिटिक हैं 20th सेंचुरी के। पोएम, अब इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं। द पोएम शिफ्ट बिटवीन वॉइसेस ऑफ सटायर, प्रोफेसी, फीचर्स ऑफ एब्रप्ट अनअनाउंस्ड चेंजेस ऑफ नैरेटर, लोकेशन एंड टाइम। क्या कह रहा है कि पोएम जो है बहुत शिफ्टिंग है, यानी कि चेंजेस बहुत ज्यादा आते हैं। ऐसा नहीं कि पोएम एक कन्वेंशनल वे में चलती रहती है, एक सिंगल नैरेटर नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस पर्टिकुलर पोएम में एक सिंगल नैरेटर नहीं है, कोई भी नहीं है। जो भी कैरेक्टर है वो अपने आप को नैरेटर के तौर पे दिखाता है। अनअनाउंस्ड चेंजेस ऑफ नैरेटर की बात हो रही है। लोकेशंस बहुत ज्यादा चेंज होते हैं, यानी पर्टिकुलर टाइम पीरियड की बात नहीं हो रही है, जो कि हम एरिस्टोटेलियन जो एक जो डेफिनेशन है ड्रामा की, वहाँ यहाँ कोई फॉलो नहीं होता, चूंकि ये पोएम है। फिर भी लोकेशंस बहुत ज़्यादा चेंज होते हैं, टाइम पीरियड भी बहुत ज़्यादा चेंज होते हैं। कॉन्जरिंग अ वास्ट एंड डेसोनेंट रेंज ऑफ कल्चर्स एंड लिटरेचर, बहुत ज़्यादा कल्चरल डिफरेंसेस की बात होती है, चाहे वो इंडियन कल्चर की भी बात वो करते हैं, वो उपनिषद की भी बात करते हैं, बुद्धिज्म की बात करते हैं, वो वेस्टर्न कैनन की बात करते हैं, वेस्टर्न लिटरेचर की बात करते हैं। बहुत सारी चीज़ों को इन्होंने यूज़ किया है। अब मेजर एल्यूजन्स इन द पोएम देख लेते हैं क्या क्या है। वेस्टर्न कैनन की बात अगर करें तो ओविड्स मेटामॉर्फोसिस का इन्होंने एल्यूजन्स लिया है। लेजेंड ऑफ फिशर किंग एक एल्यूजन के तौर पे लिया है। दांतेस डिवाइन कॉमेडी को इन्होंने लिया है। चॉसर्स कैंटरबरी टेल्स को लिया है। एंड कंटेम्प्रेरी पॉपुलर सॉन्ग दैट शेक्सपियरियन रैग, ये शेक्सपियरियन रैग एक्चुअली 20th सेंचुरी का एक जैज म्यूजिक की तरह उस समय यूज होता था, जिसको इन्होंने अपनी पोएम में लिया है। द पोएम इज डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शन, जिसको हम जानते हैं 5 सेक्शन में ये डिवाइडेड है ये पर्टिकुलर पोएम। पहला सेक्शन कौन सा है? द बरियल ऑफ द डेड, जिसमें डिसइल्यूजनमेंट एंड डिस्पेयर की बात हो रही है। गेम ऑफ चेस दूसरा है। फंडामेंटल एम्प्टीनेस ऑफ देयर लाइफ्स, यानी बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर हैं जिसके लाइफ में बहुत एम्प्टीनेस है, उसकी बात होती है इस पर्टिकुलर सेक्शन में। द फायर सर्मन है, फिलोसफिकल मेडिटेशन इसमें दिखाया गया है। रिलेशन टू सेल्फ डिनाइल एंड सेक्सुअल डिससैटिस्फैक्शन को भी दिखाया गया है। डेथ बाय वाटर एक छोटा सा सेक्शन है ये कंपेयर टू अदर सेक्शंस। ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्राउन मर्चेंट, इसमें एक मर्चेंट है, ड्राउन होता है वो, इसके बारे में जिक्र है। एंड व्हाट द थंडर सेड, एक कल्मिनेशन ऑफ पोएम्स प्रीवियसली एक्सपोजिटेड थीम्स एक्सप्लोर्ड थ्रू ए डिस्क्रिप्शन ऑफ डेजर्टेड जर्नी, यानी व्हाट द थंडर सेड, थंडर एक्चुअल में एक सिंबॉलिक मीनिंग के तौर पे इन्होंने लिया है, जिसका मतलब है कि एक वार्निंग है, वार्निंग टू द 20th सेंचुरी people who are people who are avoiding religion, people who are going away from religion, तो बताने की कोशिश की है। एलियट ओरिजिनली कंसिडर्ड इंटाइटलिंग, अब ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि एलियट ने इस पर्टिकुलर पोएम को शुरू में इसका क्या टाइटल सोचा था, यानी वेस्टलैंड से पहले कौन सा टाइटल इसको ये देना चाहते थे, तो उसका नाम क्या है? ही डू द पुलिस इन डिफरेंट वॉइसेस, ये इसका इन्होंने टाइटल सोचा था वेस्टलैंड से पहले का। इस अब ये कहां से ले गए? द फ्रेज इज टेकन फ्रॉम चार्ल्स डिकेंस नॉवेल आवर म्यूचुअल फ्रेंड। इस तरह के भी क्वेश्चंस भी बनते हैं कि द स्टाइल ऑफ द वेस्टलैंड इज फ्रेगमेंटेड, अल्यूसिव, पॉलीफोनिक एंड सिंबॉलिक एंड एंशिएंट मिथ एंड मॉडर्न स्लैंग। अगर आप स्टाइल में करेंगे तो फ्रेगमेंटेड स्टाइल है, अल्यूसिव है, पॉलीफोनिक। पॉलीफोनिक क्या होता है? पॉली मतलब होता है कई, यानी मेनी। फोनिक का मतलब होता है जो लैंग्वेज है या जो स्पीकर है, तो बहुत सारे स्पीकर यूज होते हैं, बहुत सारे सिंबल्स यूज होते हैं। एंशिएंट मिथ का भी इन्होंने यूज किया है। मॉडर्न स्लैंग्स, जो कंटेम्प्रेरी लैंग्वेज को भी इन्होंने दिखाने की कोशिश की है। इट रिफ्लेक्ट द डिसजॉइंटेड स्पिरिचुअली बैरन मॉडर्न वर्ल्ड येट ऑल्सो ट्राइज टू यूनिफाई इट थ्रू मिथ एंड प्रोफेसी। इसमें मिथ और प्रोफेसी का भी इन्होंने यूज किया है। फ्रेगमेंटेशन क्या क्या है इसमें देख लेते हैं। Shattered pieces of myth, history, religion, contemporary life. Images, voices, setting shift abruptly like London Street, Cleopatra's Chamber and Thames River Bank. लंदन स्ट्रीट की भी बात करते हैं, क्लियोपैट्रा के चैम्बर की भी बात करते हैं, रिवर टेम्स की भी बात करते हैं, तो बहुत सारी शिफ्टिंग होती है। फ्रेगमेंटेड, बहुत सारी फ्रेगमेंटेड चीजें इन्होंने यूज की है। अल्यूजन के तौर पे क्या क्या यूज किया है, कौन कौन सी बुक्स का? तो क्लासिकल टेक्स्ट की अगर बात करें, अगर लिटरेचर में क्लासिकल टेक्स्ट की बात करते हैं तो ओविड के मेटामॉर्फोसिस की बात करते हैं, होमर की ओडिसी, सोफोक्लीज की बात करते हैं। रिलीजियस टेक्स्ट की बात करें, बाइबल, उपनिषद एंड बुद्धिज्म का भी यूज इन्होंने किया है। लिटरेचर की बात करें तो दांते, शेक्सपियर एंड चॉसर का इन्होंने यूज किया। फिलोसफिकल एंड इंटेलेक्चुअल्स की बात करें तो इमैनुअल कांट एंड फ्रेडरिक नीत्शे की भी बात इन्होंने अपनी इनकी फिलोसफी को इन्होंने यूज किया है। म्यूजिकल इन्फ्लुएंसेस में रिचर्ड वैगनर बहुत ही फेमस नाम है।
इसका इनका इन्होंने यूज किया है। अर्नोल्ड सोहेनबर्ग, डुबिसी, जॉर्जियन चैंट, हिम, पब्ल चैटर एंड पॉपुलर सॉन्ग्स का भी इन्होंने यूज किया है। नैरेटर की बात करें तो कोई सिंगल नैरेटर नहीं है, वॉइसेस ओवरलैप होती हैं, इंटरप्टेड ईच अदर है, यानी बहुत बार कई बार ऐसा होता है कि इसमें एक दूसरे को लोग इंटरप्ट बहुत करते हैं। सारे लोगों का इन्होंने वेस्टर्न में पॉलीफोनिक स्टाइल, जाहिर सी बात है बहुत सारी ऐसी वॉइसेस का यूज किया है, बहुत सारे ऐसे नैरेटर का यूज किया है, इसीलिए हम इसको पॉलीफोनिक स्टाइल का नाम देते हैं। रिफ्लेक्ट मॉडर्न कंफ्यूजन, अब जाहिर सी बात है मॉडर्न कंफ्यूजन को अगर आपको दिखाना है तो आपको पॉलीफोनिक स्टाइल यूज करना पड़ेगा, यानी कि मॉडर्निटी इक्वल टू कंफ्यूजन आपको दिखानी पड़ेगी, एब्सर्डिटी को दिखाना पड़ेगा। यानिज्म और मिथ क्या है, इसमें यूज क्या हुआ है, सिंबल्स का है, वाटर का सिंबल यूज, वाटर सिंबल यूज हुआ है, ड्रॉट, फर्टिलिटी एंड बेस्ट, इन सारी चीजों का इन्होंने यूज किया है। रिकॉर्ड थ्रू आउट, एलियट वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द फ्रेंच सिंबलिस्ट। अब हम सब जानते हैं कि एलियट के लाइफ में या उनके बुक्स में या उनके वर्क्स में फ्रेंच फिलोसोफर का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलता है। वो कौन से हैं, पॉल वर्लेन हैं, स्टेफन मेलामी हैं, चार्ल्स बॉडलेयर हैं, ये ऐसे नाम हैं जो कि एलियट के लाइफ को काफी चेंज करते हैं। इन्होंने काफी पढ़ा था ऐसे इन फ्रेंच राइटर्स को, फिलोसफर्स को। और एलियट ने एक मिथिकल मेथड का यूज किया है। मिथिक मेथड क्या होता है, ए टर्म ही बोरोड फ्रॉम जेम्स जॉयस। एक्चुअल में मिथिक मेथड जो टर्म यूज किया है वो जेम्स जॉयस की बुक से लिया गया है। प्लेसिंग मॉडर्न लाइफ अलोंगसाइड एंशिएंट मिथ, अब इसमें क्या होता है, मिथिकल मेथड क्या कहता है, आपकी जो करंट की लाइफ है, अभी जो चल रही है कंटेम्प्रेरी लाइफ, इसको आप कंपेयर करिए ओल्ड एज से, ओल्ड टाइम पीरियड से। जब मिथ की बात होती है, बहुत सारे ऐसे मिथिकल कैरेक्टर हैं, मिथिकल टाइम है, उस टाइम पीरियड को कंटेम्प्रेरी पीरियड से अगर आप कंपेयर करते हैं और कंपेयर करने के बाद जो अच्छी चीजें निकल के आती हैं, जो बुरी चीजें निकल के आती हैं, वो सारी चीजों को हम कहते हैं एक मिथिकल मेथड का यूज करना है। यानी कहीं ना कहीं आप कंपेयर कर रहे हैं कि पहले क्या था, आज क्या है, पहले खराब था या अच्छा था, या आज अच्छा है या खराब है। तो आपको एक इवैल्यूएशन के लिए किसी सहारे की जरूरत होती है, किसी चीज की जरूरत होती है, तो वो कौन सी है, मिथ है, यानी पुराना समय और आज का कंटेम्प्रेरी टाइम पीरियड, यही इन्होंने वेस्टलैंड में यूज किया है। शिफ्ट इन लैंग्वेज, अगर आप लैंग्वेज की बात करें तो बहुत सारे ऐसे लैंग्वेज का भी यूज इन्होंने किया है, जैसे हाई पोएटिक डिक्शन की बात, दांते की बात कर रहे हैं, संस्कृत के भी इन्होंने, लिटर्जी की बात, एवरीडे स्पीच, पब गॉसिप, क्लर्क्स, कैजुअल टोन, बहुत कैजुअल यानी स्लैंग लैंग्वेज को भी दिखाया है। फॉरेन लैंग्वेज में कौन कौन सा है, जर्मन लैंग्वेज को भी यूज किया है, फ्रेंच, इटालियन एंड संस्कृत का भी यूज इन्होंने वेस्टलैंड में किया है। तो क्वेश्चन क्या है, हु इज टायरिसिस इन द वेस्टलैंड, इसको जानना जरूरी है अगर आपको समझना है वेस्टलैंड को। टायरिसिस इन द वेस्टलैंड इज ड्रॉन फ्रॉम ग्रीक मैथोलॉजी। तो पहले ये इंपॉर्टेंट चीज है कि ये ग्रीक मैथोलॉजी का कैरेक्टर है, बट ट्रांसफॉर्म्ड बाय एलियट इनटू अ सेंट्रल कॉन्शसनेस। अब ये पूरे वेस्टलैंड का ये सेंट्रल कॉन्शसनेस है, यानी कि आप कह लीजिए जितने भी नैरेटर आते हैं उन सारे नैरेटर का ये हेड है, यानी कि टायरिसिस के द्वारा ही लोग जो हैं चीजों को कर रहे हैं, यानी जितनी चीजें हो रही है टायरिसिस उनको देख रहा है। अगर हम टायरिसिस को एक सिंपलेस्ट वे में समझाने की कोशिश करें तो टायरिसिस हमारे नारद मुनि है। नारद मुनि जैसे आप सब टीवी वगैरह में देखे होंगे, रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में भी हैं कि कैसे वो हर जगह पहुंच जाते हैं, जो भी प्रॉब्लम आ रही है, कहीं मजे लेने के लिए पहुंच गए, कहीं किसी का मजाक ही उड़ा रहे हैं, बहुत सारी ऐसी सिचुएशन चल रही है जहां बहुत टेंस सिचुएशन है, वहां नारद नारद करते हुए वो पहुंच जाते थे। तो टायरिसिस अगर नारद मुनि से मैं कंपेयर करूं तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि टायरिसिस जो है एक उसको एक प्रॉफिटिक जो ब्लेसिंग मिली है वो कहीं ना कहीं गॉड के द्वारा मिली है, जिससे कि वो एक वन आइड ब्लाइंड भी है, और उसको मेल एंड फीमेल दोनों का एक्सपीरियंस है। यानी कुछ चीजें उसके साथ ऐसी होती हैं कि वो कुछ 7 साल के लिए जो है औरत भी बन गया था, और उसके बाद फिर वो वापस मैन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ही इज हैविंग बोथ द एक्सपीरियंसेस लाइक मेल एंड फीमेल। तो इसको दोनों लोगों की अपनी अपनी एक जो अलग अलग सेंसिबिलिटी होती है मेल एंड फीमेल की, उनके अपने बिहेवियर्स होते हैं, उसको भी वो अच्छे से जानता है, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए सेंट्रल कॉन्शसनेस की बात हो रही है, तो वेस्टलैंड का जो सेंट्रल कॉन्शसनेस है वो कौन है, टायरिसिस उसका सेंट्रल कॉन्शसनेस है। अ सीयर हु परसीव द स्पिरिचुअल बैरननेस ऑफ मॉडर्न लाइफ, उसने देखा, टायरिसिस ने देखा कि पहले के समय में जब वो था, ग्रीक मैथोलॉजी का कैरेक्टर है, और पहले के समय में वो जब थीब्स में जो वहाँ का राज्य था, अ, उसमें वो जब रहता था तो वो वहाँ की लाइफ कैसी थी, और आज के मॉडर्न टाइम में भी टायरिसिस है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ही इज
omni प्रेजेंट, वो हर जगह मौजूद है, वो चीज़ों को देख रहा है और चीज़ों को कंपेयर भी कर रहा है। इसलिए वो कह रहा है कि जब वो परसीव करता है स्पिरिचुअल बैरनेस ऑफ मॉडर्न लाइफ, तब उसे बहुत दुख होता है। यूनाइटिंग द फ्रेगमेंटेड वॉइसेस इनटू अ सिंगल प्रोफेटिक विजन, और वो चाहता है कि लाइफ लोगों की सुधर जाए। वेस्टलैंड में जो बैरनेस है, जो एम्प्टीनेस है, जो सेक्सुअल परवर्जन है, वो सारा कुछ खत्म हो जाए और जो मॉडर्न वर्ल्ड है वो बहुत ही अच्छा हो जाए, ऐसा वो चाहता है। क्लासिकल बैकग्राउंड टाइरिसिस का क्या-क्या है, इसको देख लेते हैं। ग्रीक माइथोलॉजी का कैरेक्टर है। टाइरिसिस वाज़ अ ब्लाइंड प्रॉफिट ऑफ थीब्स, अपीयरिंग इन वर्क्स लाइक इडिपस रेक्स। सोफोक्लिस के द्वारा लिखा गया इडिपस रेक्स है, जिसमें ये अपीयर होता है, यानी टाइरिसिस जो है इस वर्क में भी आता है। एंड होमर्स ओडिसी में भी इसका मेंशन है एज ए कैरेक्टर। ही इज सेंट्रल इन थीबन लेजेंड्स। इन पार्ट थर्ड, एक्चुअल में वो थर्ड पार्ट में आता है, उसका नाम है द फायर सर्मन। एलियट ने टाइरिसिस के बारे में क्या कहा है, उसको देख लेते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, इस तरह के भी क्वेश्चंस आते हैं। टाइरिसिस ने कहा है, टाइरिसिस ऑल्दो अ मेयर स्पेक्टेटर, चूंकि वो एक स्पेक्टेटर है, वो एक दर्शक है, वेस्टलैंड में वो एक दर्शक है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन नॉट इंडीड अ कैरेक्टर, एक कैरेक्टर नहीं है, इज येट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनेज इन द पोएम, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कैरेक्टर या पर्सन है। यूनाइटिंग ऑल द रेस्ट, ये सारे लोगों को क्या करता है, यूनाइट करता है। बिकॉज टाइरिसिस हैज लिव्ड बोथ एज मैन एंड वुमन, जैसा कि मैंने अभी जिक्र किया कि इसने अपनी दोनों लाइफ जी है, यानी आदमी भी है और औरत भी। ही एम्बॉडीज मल्टीपल पर्सपेक्टिव, दिस इज क्रूशल इन द वेस्टलैंड, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है वेस्टलैंड को समझने के लिए। इस सेक्सुअल डिसफंक्शन एंड ब्रोकन रिलेशनशिप, इसलिए वो जो सेक्सुअल डिसफंक्शन होती है, यानी सेक्स परवर्जन की बात होती है कि मॉडर्न टाइम में सेक्स परवर्टेड हो गए हैं लोग, यानी कि अब वो लव, वो जो मोरालिटी है, जो विक्टोरियन मोरालिटी है, वो बहुत दूर चली गई है। इसका सीधा सा वो एक अगर कंपेयर करता है तो वो कौन है, द टाइपिस्ट गर्ल है एंड यंग मैन कार्बनकुलर है। ये इस तरह के कैरेक्टर भी वेस्टलैंड में आते हैं। मॉडर्न प्रॉफिट, अगर आप टाइरिसिस को मॉडर्न प्रॉफिट कहें तो गलत नहीं होगा। Just as he foresaw Oedipus' tragic fate here, as he sees the sterility and modern decay of the modern world. Theme of broken wholeness mirroring the cultural Westland. Actual में एक रिफ्लेक्शन है, क्योंकि वेस्टलैंड को समझना है तो टाइरिसिस के कैरेक्टर को भी जानना जरूरी था। क्योंकि अगर आप फ्रेगमेंटेशन की बात करते हैं, मेल फीमेल की एक्सपीरियंस की बात करते हैं, सेक्सुअल डिसफंक्शन की बात करते हैं, इनफर्टिलिटी की बात करते हैं, बेटर टू से, तो आपको टाइरिसिस की लाइफ को भी जानना पड़ेगा, क्योंकि और अभी का टाइम कैसा है। जैसा कि जेम्स जॉयस के मिथिकल मेथड को एलियट ने यूज किया है विद द हेल्प ऑफ टाइरिसिस। तो आई होप कि आपको ये सेशन काफी अच्छा लगा होगा, और मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पर्टिकुलर वीडियो का पीडीएफ भी ऐड कर दूंगा, ताकि आप जो है इसे नोट्स बना सकते हैं।